सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके कमेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसी चैप्टर के बारे में बोला था। तो आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक छोटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार अभी थोड़ा सीरियस होना है। हमको इस वीडियो के साथ साथ हमको एनसीईआरटी अपने सामने रखना है। ठीक है, पेंसिल रखना है अपने पास और नोटबुक रखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोग मार्क करो, चीजों को लिखो। ठीक है, वीडियो को जहां पॉज करना है उसको पॉज करो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, 20 मिनट में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, अच्छा अब देखो ये जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 विद रिगार्ड टू करंट हमारे पास दो चैप्टर्स है। ठीक है, एक चैप्टर हो गया 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये हो गया चैप्टर 7 वो हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ना, वहां पे जो करंट था वो डायरेक्ट करंट था। ठीक है, यहां पे जो हम लोग करंट पढ़ने वाले हैं वो एसी करंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैंने बार बार अपने अनेक वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी चैप्टर में पहली चीज है कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिस नहीं करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो एक दो सेंटेंस हैं उसमें दिया हुआ है कि जैसे वी हैव सो फार कंसीडर्ड डायरेक्ट करंट। ठीक है, वो मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बोल रहे हैं, तो कैसा ये करंट कैसा होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, दीज करंट डू नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम। ठीक है, अब अगर एग्जाम में आ गया कि अगर डायरेक्ट करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे करंट मार्क किया, यहाँ पे टाइम मार्क किया। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट करंट मतलब क्या है, कांस्टेंट करंट, तो ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो कांस्टेंट करंट विच इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट करंट मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो अगर कोई करंट ऐसा ड्रॉ किया ना, तो ये भी आपका डायरेक्ट करंट ही है, क्योंकि करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है बट करंट निगेटिव नहीं हो रहा है, थ्रू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप इसको ड्रॉ कीजिए, बट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया कि ये करंट डायरेक्ट करंट है कि नहीं है, तो ये भी आपका डायरेक्ट करंट ही होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये ऐसा वोल्टेज होता है जो वोल्टेज दैट वेरीज लाइक ए साइन फंक्शन विद टाइम। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसा वोल्टेज होता है, वोल्टेज दैट वेरीज लाइक ए साइन फंक्शन विद टाइम। मतलब साइन होता है तो कोसाइन भी हो सकता है, क्योंकि साइन और कोसाइन में तो कोई डिफरेंस है नहीं, उनका 90 डिग्री फेज डिफरेंस ही होता है। तो अगर ड्रॉ करने के लिए आता है तो ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आपने अगर करंट वर्सेस टाइम ड्रॉ किया है तो मतलब ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर आपने वोल्टेज वर्सेस टाइम किया है, ठीक है, वोल्टेज वर्सेस टाइम, तो ये आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि रीजन फॉर प्रिफरिंग एसी वोल्टेज ओवर डीसी वोल्टेज, मतलब एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये चीज 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, एसी वोल्टेजेस कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अदर बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम लोग एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ये एक एडवांटेज है कि इसी वोल्टेज को हम लोग हाई वोल्टेज में भेजें, दैट इज वन बिग एडवांटेज, सो दैट कैन बी अचीव ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इतना कुछ आपको मतलब अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख दिए कि एसी वोल्टेज का मतलब एडवांटेज क्या है कि एसी वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, सो डीसी में ऐसा नहीं है। ठीक है, और एडिशनल आपको अगर दो और एक पॉइंट लिखने का मन करे तो आप ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर एसी डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर। ठीक है, तो यहां पे आपका एक एसी सोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया एसी सोर्स, तो यहाँ पे जो ये सिंबल लिया ना, ऐसा सिंबल जो है साइन कर्व, वो एसी का सोर्स का सिंबल है। ठीक है, डीसी सोर्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बैटरी या सेल होता था। ठीक है, तो ये ऐसा जो सिंबल है दिस इज द सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये डीसी वोल्टेज का सोर्स है। ठीक है, और ये हो गया आपका एसी वोल्टेज।
ठीक है। तो जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया है? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, इसी वोल्टेज साइन कर्व या कोसाइन कर्व होगा, तो इक्वेशन में साइन या कोसाइन आएगा। यहाँ पे जो Vm है वो वोल्टेज का, इस वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ वेव में ऐसे लिखते थे ना कुछ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये ए को क्या बोलते थे हम लोग? एम्पलीट्यूड बोलते थे। ये क्या है एम्पलीट्यूड? मतलब ये y का मैक्सिमम वैल्यू है। तो सिमिलरली जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे जो आप जो वोल्टेज मार्क किया है, ये वोल्टेज जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू है Vm, ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू है Vm। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। अब देखो करंट क्या होगा, जो करंट सर्किट में यहां फ्लो करेगा, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, है कि नहीं? तो आप क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब ये जो वी एम बाई आर है, वी एम बाई आर, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं विद आई एम, मतलब मैक्सिमम करंट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एम साइन साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए फेज को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, जो ओमेगा टी है ये फेज डिसाइड कर रहा है, फेज को कंपेयर करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, हम अभी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में ओमेगा टी है, मतलब फेज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए करंट एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? वी एम बाई आर, ठीक है। तो ये यहां तक आप पहुंच गए और उसके बाद आपने फेज की बात बोल दी, तो आपका काम तमाम, मतलब पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्लियरली द वोल्टेज एंड द करंट, क्लियरली द वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज विद ईच अदर, फेज विद ईच अदर। फेज विद ईच अदर का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे वोल्टेज मार्क किया है, यहाँ पे करंट है, तो दोनों एक साथ ही इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। जब वोल्टेज इंक्रीज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट भी मैक्सिमम हो रहा है। जब वोल्टेज जीरो करंट जीरो, यहाँ पे भी वोल्टेज जीरो करंट जीरो, ठीक है। जब निगेटिव डायरेक्शन में आपका करंट मैक्सिमम हो गया तो वोल्टेज भी मैक्सिमम हो गया, तो दोनों मतलब एक साथ ही इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो दैट इज उसका मतलब होता है फेज सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे रिगार्डिंग दिस द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट को ऐड करेंगे अगर वन कंप्लीट साइकिल में तो वो जीरो आएगा। एवरेज करंट को ऐड करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो, ठीक है। आई एवरेज का जो वैल्यू है फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन है, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, तो ये प्रूफ आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, आई एवरेज का प्रूफ या आई आर एम एस का जो रिलेशन, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, तो ये सब प्रूफ स्टैंडर्ड प्रूफ है, ये आपने जरूर प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एवरेज करंट जीरो है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन द एवरेज पावर इज ऑल्सो जीरो, डज नॉट मीन दैट द एवरेज पावर इज जीरो, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, पावर खर्चा हो रहा है, ठीक है, बट एवरेज करंट जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू आपका आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू है आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पावर का आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है इन्होंने, एवरेज पावर कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये पी के ऊपर एक ऐसे डंडा ड्रॉ किया, ये पी एवरेज है, ठीक है। सो पी एवरेज अगर कैलकुलेट करना है तो इस क्वांटिटी का भी एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस क्वांटिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आई एम स्क्वायर आर तो है वो तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दिया, तो मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यार एक चीज याद रखना कि अगर साइन ओमेगा टी आता है ना, साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये यार रुको थोड़ा सा स्लो हो गया, क्या हो गया, अच्छी तरह से चलो भाई। तो साइन ओमेगा टी अगर है या कॉस ओमेगा टी है, तो इनका अगर एवरेज वैल्यू, ये ऐसा ब्रैकेट जो होता है वो एवरेज होता है, तो ये वैल्यूज दोनों के जीरो होते हैं, ठीक है। और अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो हाफ होगा, ये भूलना नहीं है हमको। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू हाफ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसका एवरेज वैल्यू हाफ हो गया, ठीक है। तो हाफ हो गया तो क्वांटिटी हमारा कितना आ गया, पी एवरेज, ठीक है, एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू आ गया हमारा आई एम स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है। तो ये जो
क्वांटिटी है, मतलब टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर, ठीक है, क्योंकि डीसी पावर का फॉर्मूला क्या था, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहां पे क्या आ रहा है, एक टू टर्म आ रहा है, आई स्क्वायर बाय टू, ठीक है। ए स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड एंड इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, आईआरएमएस, आईआरएमएस, ठीक है। मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, आई एम स्क्वायर बाई टू, ये होना चाहिए था, मतलब इसके यहाँ पे हमको चाहिए था आई स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है, एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है वो है आई स्क्वायर आर, ठीक है। हमारे पास एक टू एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना, ठीक है, तो मतलब ये जो पूरा टर्म है ये आई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये आई क्या है, ये एक्चुअली आरएमएस, आई आरएमएस है। तो इसका मतलब आई आरएमएस जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आई एम डिवाइड बाई रूट टू, क्योंकि आई स्क्वायर आरएमएस क्या है, ये क्वांटिटी, तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगा, आई आरएमएस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू। आई एम क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने वोल्टेज के लिए कैलकुलेट किया है, तो वी एम इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हमारे नॉर्मल हम लोग देखिए, जो हम लोग वोल्टेज यूज करते हैं ना घर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बता दूं कि जो आरएमएस वोल्टेज होता है ना, आरएमएस रीडिंग, चाहे करंट का हो चाहे वोल्टेज का हो, ठीक है, वोल्टेज का हो या करंट का हो, तो जितने भी मतलब मेजरिंग डिवाइस होते हैं ना, ठीक है, वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, या घर का आपका जो मीटर है, घर में जो आपका बिजली का बिल आता है ना, उसमें जो मीटर होता है, तो उसमें जो रीडिंग होता है ना, वो वोल्टेज होता है ना या करंट जो होता है, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है। जो मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस, कोई भी मेजरिंग डिवाइस, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, करंट मेजरिंग डिवाइस, वो जो रीडिंग आपको शो करता है ना, वो कौन सा रीडिंग शो करता है, आपको आरएमएस वैल्यू शो करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड लाइन वोल्टेज इज 220 वोल्ट, हम लोग घर में जो वोल्टेज यूज करते हैं वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो वो आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो उसका पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, वी एम बाई रूट टू, वी एम पीक वैल्यू है, तो वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू टाइम्स वी आर एम एस, ठीक है। तो वो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया है, तो 311 वोल्ट आया है, ठीक है, 311 वोल्ट, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फेजर के बारे में बोला है, ठीक है। फेजर मतलब रोटेटिंग वेक्टर, फेजर मतलब क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है। तो रोटेटिंग वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यार, जैसे वोल्टेज इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये ओमेगा टी तो एक एंगल है ना, तो यहां पे जैसे कि वोल्टेज, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि फॉर रेजिस्टर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, ठीक है। तो सेम फेज के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया है, उन्होंने दिखाया है कि आपका जो वोल्टेज अगर आप ये लिख रहे हैं, तो करंट आप लिख रहे हैं आई एम साइन ओमेगा टी, तो दोनों के लिए जो फेज है वो साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे उन्होंने एंगल ओमेगा टी लेके वोल्टेज और करंट दो लाइन आप ड्रॉ किया है, दो लाइन नहीं एक्चुअली एरो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो एरो नजर आ रहे होंगे, एक ग्रे कलर का है आपके बुक में देखिएगा, एक ग्रे कलर का है, एक ब्लू कलर का है। तो जो ब्लू कलर का है वो लंबा एरो है, वो वी है, और जो ग्रे कलर का है वो थोड़ा छोटा एरो है, वो करंट है, सेम डायरेक्शन ही है, ठीक है। तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, ये जो फॉर्म रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, वो आपका फेजर उसको बोलते हैं, ठीक है, वो फेजर है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, इंडक्टर में जब वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका एसी सोर्स हो गया, और यहाँ पे आपका इंडक्टर, इंडक्टर मतलब क्या है, कॉइल है, और उसका इंडक्टेंस कितना है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कर्चॉफ रूल यूज करके वी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है वो वी है, ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो एल डी आई बाई डी टी हो रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है कि नहीं, तो यहाँ पे हो गया आपका, तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मतलब इसको अगर मैं इस साइड लेके आऊं, तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस तरह से भी आपको इसको समझ सकते हैं, खाली यहाँ पे E जो है उसको इन्होंने V से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एल क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है।
तो फिर आपने उस इक्वेशन से डी बाई डी टी लिखा, वहां से करंट का वैल्यू निकाला। तो करंट का वैल्यू आपको कितना मिला? करंट का वैल्यू कांस्टेंट अभी मतलब नहीं लिखने से भी चलेगा। तो कांस्टेंट आई इक्वल टू कितना मिला? माइनस वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो जो वोल्टेज था वो था आपका साइन ओमेगा टी, ये मिल रहा है आपको कॉस ओमेगा टी। ठीक है, विद ए नेगेटिव साइन, विद ए नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज का इक्वेशन था, देखिए वोल्टेज था आपका वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और ये है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, पाई बाई टू पीछे है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, देखो यहाँ पे एक देखने लायक चीज है कि यहाँ पे जो ये टर्म है ना वी एम बाई ओमेगा एल, ये आपका करंट का पीक वैल्यू है। ठीक है, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल। ठीक है, और वैसे हमको पता है ना कि करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन। तो यहाँ पे जो ओमेगा एल टर्म आ रहा है ना, ये मतलब ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, यहाँ पे तो इंडक्टर यूज किया था। तो ये जो ओमेगा एल टर्म है ना, वो एसी करंट का ऑपोजिशन है, एसी करंट का ऑपोजिशन है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्सएल। तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा एल हो गया, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। अब डीसी के लिए तो आपका ओमेगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, डीसी के लिए ओमेगा इक्वल टू जीरो, तो डीसी के लिए ओमेगा इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका मतलब ऑपोजिशन जीरो हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू जीरो। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसा काम करता है, रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहा है एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डीसी मतलब अगर डीसी करंट है तो इंडक्टर उसको अपोज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, जो इंडक्टर है वो तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ना, रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ नॉट इंडक्टर एक्चुअली, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो डायमेंशंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज सेम एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा यूनिट उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट्स द करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट को लिमिट करता है, करंट को अपोज करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, रेजिस्टर में जो काम मतलब रेजिस्टिव सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस करता है, वो काम मतलब इंडक्टर वाले सर्किट में कौन करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा? आपने लिखा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। मतलब दो चीजें हैं, एक चीज हो गया कि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो ज्यादा ऑपोजिशन होगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तब भी ऑपोजिशन ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे फेज के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? फेज के बारे में लिखा है कि करंट इन एन इंडक्टर शोज दैट द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। ठीक है, क्योंकि ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है ना, है कि नहीं? तो इंडक्टर के केस में आपका जो करंट होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा। ठीक है, और वन क्वार्टर ऑफ ए साइकिल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, वन क्वार्टर ऑफ ए साइकिल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए आपका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, तो ये आपका जीरो है और ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वन क्वार्टर ऑफ ए साइकिल है ना, है कि नहीं? ये फुल साइकिल कहां से कहां तक है? ये जो फुल साइकिल है आपका, देखिए फुल साइकिल यहां से यहां तक है, तो मतलब ये वाला यहां तक ये हाफ पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट हो गया उसका भी आधा हो गया, तो इसलिए वन क्वार्टर बोला है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आपका वो फेजर डायग्राम दिया हुआ है। फेजर डायग्राम में देखिए ये वोल्टेज तो ओमेगा टी था, तो वोल्टेज इधर मार्क कर दिया। ठीक है, करंट 90 डिग्री पीछे होगा, पीछे मार्क कर दिया, करंट इधर गया 90 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट का आपको ग्राफ दिया हुआ है कि वोल्टेज आपका ओमेगा टी था और ये करंट तो नेगेटिव में कॉस का था, तो यहां से हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे दिखाया है कि जो एवरेज पावर और सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर
एल लिखा है मतलब पावर अक्रॉस इंडक्टर, तो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज इंटू करंट, तो करंट और वोल्टेज जो आपका एक्सप्रेशन था आपको डिराइव करके मिला था वो आपने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे साइन ओमेगा टी आ गया, साइन 2 ओमेगा टी आ गया। फिर जब एवरेज वैल्यू लेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि साइन ओमेगा टी हो, कॉस ओमेगा टी हो, या इन जनरल साइन एन ओमेगा टी हो, कॉस एन, एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर्स है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा, इसका एवरेज वैल्यू होगा वो दोनों का ही हमेशा जीरो होगा। तो साइन 2 ओमेगा टी आ गया, मतलब चिंता करने का जरूरत नहीं है, इसका एवरेज वैल्यू जीरो होगा, तो एवरेज पावर भी जीरो हो गया। ठीक है, तो एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, आपका एनसीईआरटी में है, आपका मॉडल क्वेश्चन बैंक में भी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये ग्राफ ऑफ का भी टेंशन ना ले। ठीक है, और फिर हम लोग आ गए एसी वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका एसी सोर्स हो गया। ठीक है, ये आपका एसी सोर्स हो गया और ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, वोल्टेज का इक्वेशन आपका ये लिख लिया, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, हर जगह पे ये इक्वेशन से स्टार्ट करना है। तो वोल्टेज की जगह पे आपने ये लिख दिया इक्वल टू क्यू बाई सी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, वोल्टेज के इक्वेशन से याद स्टार्ट करना है और आपको करंट तक पहुंचना है। तो करंट कैसे पहुंचेंगे, क्यू तो यहाँ पे आ गया, तो करंट क्यू डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो यहाँ पे करंट मिल जाएगा। तो वो करंट का इक्वेशन आपके पास ये आएगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ये जो आई एम है, आई एम क्या है यहाँ पे, मतलब ये जो देखिए कॉस ओमेगा टी है वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कर दिया, और जो ये क्वांटिटी है इसको इन्होंने रिप्लेस किया है आई एम से, मतलब ओमेगा सी वी एम जो है वो हो गया आई एम। बट ऐसे रिप्लेस से तो करंट को बुरा लगेगा। क्यों करंट को बुरा लगेगा, क्योंकि करंट जो होता है वो वोल्टेज डिवाइड बाय समथिंग होता है ना, तो 1 बाय ओमेगा सी इसको लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस जैसा टर्म होता है, मतलब ये ओम्स लॉ। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना, ये आपका ऑपोजिशन बाय कैपेसिटर, तो इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो आपका जो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी आया, तो इससे क्या हो गया, देखो अगर डीसी डीसी है तो ओमेगा इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इन कैपेसिटर डीसी को पूरा ब्लॉक कर देगा, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये हो गया आई एम इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका देखिए वोल्टेज का इक्वेशन, वोल्टेज इस डायरेक्शन में है, करंट यहाँ पे 90 डिग्री आगे था तो यहाँ 90 डिग्री आगे चला गया, फेजर उसका, ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, ये ग्राफ हो गया वोल्टेज और करंट का। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे भी वो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो भी तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका भी यूनिट ओम है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करता है, लिमिट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस करंट को ब्लॉक करता है। ठीक है, करंट को ब्लॉक करता है। ठीक है, बट वो जो क्या है, वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस। क्यों, क्योंकि एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी है, तो मतलब एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, 1 बाय सी, एंड एक्स सी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा। तो 1 बाय ओमेगा तो है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स सी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। ओके, फिर यहाँ पे द करंट इज पाई बाय टू अहेड ऑफ वोल्टेज, तो कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, इंडक्टर में जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। फिर यहाँ पे सेम वही प्रूफ है कैपेसिटर के केस में भी, जो एवरेज पावर होगा वो आपका जीरो आएगा। ठीक है, एवरेज पावर जीरो आएगा। फिर हम लोग आते हैं एसी वोल्टेज सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या है, मतलब एल सी और आर, एल सी और आर जो होगा वो कैसे होगा, वो सीरीज में है, वो सीरीज में है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज का सोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज का सोर्स उन्होंने ई यहाँ पे मार्क किया है, बट यहाँ पे उन्होंने वी सिंबल यूज किया है, तो इसी यहाँ पे आप वी भी लिख सकते हैं, वी लिखना बेटर होगा। ठीक है, तो अब इंडक्टर में वोल्टेज कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या होता है, वो होता है क्यू बाई सी होता है। ठीक है, तो इन तीनों को अगर ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वी मिलेगा, क्योंकि ये वोल्टेज ही तो इन तीनों में ड्रॉप हो रहा है, तो ये आपने इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया एलसीआर सर्किट में जो नेट वोल्टेज का इक्वेशन है। ठीक है, फिर इसको हम लोगों ने फेजर डायग्राम से यहाँ पे सॉल्व किया है। फेजर डायग्राम से कैसे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे देखिए
रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और रेजिस्टेंस सेम फेज में है तो सेम डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है तो इस साइड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है तो पीछे की तरफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब VL और VC ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, VC प्लस VL, माइनस नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर साइन है तो यहाँ पे वो चीज मतलब उन्होंने इग्नोर किया है, ठीक है। मतलब वेक्टर है ना तो इसलिए डायरेक्ट प्लस लिखा है, इन्होंने ऐड कर रहे हैं हम लोग, बट विद माइनस साइन होगा यहाँ पे सॉल्व करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या हो गया, नेट वोल्टेज हो गया VL VR VC, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने वो साइन को कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो VC नीचे की तरफ है, VL ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, VC माइनस VL, VC माइनस VL। तो एक वोल्टेज इस साइड है वो है आपका VR, एक वोल्टेज इस साइड है वो है आपका VC माइनस VL। तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, वो V हो जाएगा, ठीक है। वो V होगा। तो V क्या होगा, V जो है रिजल्टेंट किसका है, VR का प्लस VC माइनस VL का, VC माइनस VL का, ठीक है। तो वो उन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके VR क्या होगा, VR का वैल्यू आपका I इंटू R है, VC का वैल्यू क्या है I इंटू XC है, VL का वैल्यू क्या है I इंटू XL है। तो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको पीक करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर देखिए करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये हो गया आपका नेट रेजिस्टेंस जैसा टर्म, ठीक है। बट हम यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो Z क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर वाला टर्म, तो ये आपका Z है, इंपीडेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने इंपीडेंस का डायग्राम भी ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका XC माइनस XL, ये आपका नेट इंपीडेंस हो गया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। सो tan फाई का वैल्यू यहाँ पे VC माइनस VL डिवाइड बाई VR, ये जो फाई का वैल्यू कहां से निकाला है, यहां से निकाला है इस डायग्राम से, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये फाई है, ये फाई है, ठीक है। तो tan फाई यहाँ पे अगर ट्राइंगल आप देखते हैं तो tan फाई मतलब क्या है, tan फाई मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, tan फाई क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे यूज किया है, VC माइनस VL डिवाइड बाई VR, तो ये आ गया रिलेशन आपका tan फाई का, ठीक है। आई कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो VC क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो IXC होगा माइनस IXL होगा, ये C हो गया, डिवाइड बाय I इंटू R, ये I कैंसिल हो जाएगा ना, तो XC माइनस XL डिवाइड बाय R, तो tan फाई आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए कंडीशन कुछ दिए हुए, जैसे XC अगर XL से बड़ा है, XC अगर XL से बड़ा है तो फाई पॉजिटिव होगा, ठीक है, फाई ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उस केस में सर्किट इज प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव। XC अगर XL से बड़ा है तो सर्किट ऑब्वियसली कैपेसिटिव ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, करंट लीड्स वोल्टेज, ठीक है। अगर XC XL से छोटा है तो फाई उस केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सर्किट उस केस में क्या होगा, प्योरली मतलब प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो करंट होगा लैग्स वोल्टेज, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया आपका LCR सर्किट के बारे में, ठीक है। एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है, देखिए दोनों चीजों में सेम रिजल्ट ही आने वाला है, ठीक है। तो आप कोई भी एक प्रैक्टिस करें काफी है, ठीक है। अगर आपका कम प्रैक्टिस है, ज्यादा इसमें आप उतना टाइम मत दीजिए, मगर अगर आप मतलब फुल मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो मैं तो फिर तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट अगर एनालिटिकल सॉल्यूशन पूछ लिया स्पेसिफिकली तो ये भी हमको प्रैक्टिस करना है, बट इसमें कुछ नहीं है। स्टार्टिंग का रिलेशन तो ये वाला इक्वेशन तो स्टार्टिंग में मैंने बताया ही आपको, तो V की जगह पे हम लोगों ने VM sin ओमेगा t लिख लिया, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, एक बार और मतलब I की जगह पे I क्या होता है, I तो होता है dq बाई dt, dq बाई dt, तो di बाई dt क्या हो जाएगा, di बाई dt हो जाएगा आपका d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे इन्होंने इन टर्म्स ऑफ चार्ज सब्स्टिट्यूट किया है, फिर चार्ज के टर्म में इक्वेशन इसका सॉल्यूशन लिखा है क्योंकि वो पीरियोडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो फिर वहां से आपका dq बाई dt, d स्क्वायर बाई d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर, ये वैल्यूज उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके फाइनली आपका सेम रिलेशन यहाँ पे भी देखिए सेम
tan फाई का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, tan फाई का वैल्यू सेम आ रहा है, जो इंपीडेंस है, करंट मैक्सिमम वैल्यू, इंपीडेंस, ठीक है, ये सारा सेम रिजल्ट ही आने वाला है, ठीक है। फिर आगे हम लोग रेजोनेंस, ठीक है, अगला टॉपिक हो गया हमारा रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, देखो रेजोनेंस कहीं पे भी आए ना, तो रेजोनेंस पहले साउंड में आप लोगों ने पढ़ा होता कि फ्रीक्वेंसी मैचिंग से रिलेटेड कुछ होता है, और जब भी फ्रीक्वेंसी मैच हो गया एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है। वही चीज लिखा हुआ है कि एनर्जी सोर्स एट फ्रीक्वेंसी दैट इज नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी लार्ज, ठीक है। सो दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि सिस्टम इज ड्रिवन बाय एनर्जी सोर्स, सिस्टम को एक एनर्जी सोर्स ड्राइव कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो उस केस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो करंट का इक्वेशन था, हमारे पास करंट का ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था सीरीज एलसीआर सर्किट में। तो यहाँ पे देखिए एक्सी क्या है, 1/ओमेगा सी, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, ठीक है। तो ओमेगा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा में क्या हो जाएगा कि जब मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाता है, तब ये एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाता है। तो एक्सी और एक्सएल अगर इक्वल हो गया तब इंपीडेंस मिनिमम होगा। इंपीडेंस मतलब ये जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि एक्सी एक्सएल अगर इक्वल हो गया तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा ना, तो सिर्फ आर ही बचेगा, ठीक है। तो तब जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। सो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक्सी इक्वल टू अगर एक्सएल है तो एक्सी का वैल्यू क्या था, 1/ओमेगा नॉट सी, और एक्सएल क्या है, ओमेगा नॉट एल। तो यहां से आपका ओमेगा नॉट का वैल्यू आ जाएगा 1/√1/LC, ठीक है। तो ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। तो इस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी में जो करंट है वो करंट मैक्सिमम होता है, तो ये करंट मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पैराग्राफ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि रेजोनेंस के लिए आपका एल और सी, मतलब सर्किट में एल और सी दोनों होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो एक फिर आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का ये डेरिवेशन है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में आप देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपको जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबसे इजीएस्ट फॉर्म में है, तो ये डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है डेरिवेशन का, अगर चाहिए तो मैं बताइएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का आपका रिलेशन आ गया ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/R इंटू ओमेगा नॉट सी, ठीक, क्यों, क्योंकि जो ओमेगा नॉट एल होता है वो 1/ओमेगा नॉट सी होता है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है जो क्वालिटी फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 डेल्टा ओमेगा ये आपका बैंडविड्थ है, तो 2 डेल्टा ओमेगा ये बैंडविड्थ है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का देखिए, अगर आपको मतलब याद रखना हो, ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है ना वो होता है आपका रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ है 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा, मतलब ये जो आप लोगों ने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू हमने लिया था, ये ग्राफ यहाँ पे भी शायद आपका दिया हुआ है, इस जगह में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो हम लोग मतलब रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करते हैं ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओमेगा नॉट। तो हम लोग दो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, दो फ्रीक्वेंसी जो कि मतलब ओमेगा नॉट से डेल्टा ओमेगा बड़ी है और डेल्टा ओमेगा छोटी है, और उस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग सिग्नल को पास करते हैं। तो ये पूरा जो विद होगा वो कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा होगा, उसको बोलते हैं बैंड विथ, ठीक है। तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर यूनिट बैंड विथ, ठीक है। मतलब जो क्वालिटी फैक्टर है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, ओमेगा नॉट, और बैंड विथ कितना हो गया, 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है 2 डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है, इसको आप लोग एकदम मतलब इग्नोर नहीं करना है कि इफ द रेजोनेंस इज लेस शार्प, शार्प मतलब देखिए रेजोनेंस कर्व मतलब अगर ऐसा है तो ये मतलब शार्प है, और अगर ऐसा है तो मतलब कम शार्प है, ठीक है। तो इफ द रेजोनेंस इज लेस शार्प, not only is maximum current is less, the circuit is close to resonance for larger range of delta omega, ठीक है। एंड ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट विल नॉट बी गुड, ट्यूनिंग गुड नहीं होगा, ठीक है। एलसीआर सर्किट ट्यूनिंग सर्किट में यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है।
फिर आ गए हम लोग पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, ठीक है। तो करंट हमारे पास है, ठीक है, करंट, ये इक्वेशन आई एम इक्वल टू वी एम बाई जेड। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो यहां पे देखो जनरल केस लिया है कि जो वोल्टेज है ना वो उन्होंने ले लिया है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो करंट लिया है वो क्या लिया है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब फाइव उनके बीच में फेज डिफरेंस है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस फाइव, ठीक है। तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो यहाँ पे वी एम और आई एम तो कॉमन ले लिया, तो ये साइन ए साइन बी आ गया। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला असल में मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैंने लिख लिया, बट आपको नहीं भूलना, आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होगा, ठीक है। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको ये क्वांटिटी मिल गया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को देखो ज्यादा कुछ चिंता नहीं करना है, यहाँ पे जो कॉस 2 ओमेगा टी, अब ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है, एवरेज पावर लेंगे तो हम इस सब क्वांटिटीज का एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बोला है कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी ये सब टर्म आता है तो उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है, तो ये क्वांटिटी तो गया काम से, ठीक है, ये क्वांटिटी गया काम से। अब कॉस फाइव तो कांस्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू कॉस फाइव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस फाइव रह गया, ठीक है। तो अब बाकी सब क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, वी एम बाई टू है, कुछ नहीं चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब हमको एवरेज पावर जो मिला है ना, वो एवरेज पावर मिल गया हमको वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव, ठीक है। अब जो ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो टर्म है वी एम इंटू आई एम बाई टू, इसको मैं लिख सकता हूँ वी एम बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई आई एम बाई रूट टू, ठीक है। अब ये वी एम बाई रूट टू क्या है, ये वी आर एम एस है, तो ये वी आर एम एस हो गया मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस हो गया मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइव हो गया। तो ये आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया, तो ये डिराइव करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और यहां पे आपको ये चीज पूछ सकते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, मतलब एवरेज पावर क्या होगा, कैपेसिटिव में क्या होगा, ठीक है। तो यार देखो हमको ये चीज पता है कि जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में जो फाइव होता है वो पाई बाय टू होता है, तो कॉस फाइव बाय टू तो जीरो हो गया, तो एवरेज पावर उसके उन दोनों ही केसेस में जीरो होगा। तो केस टू और केस टू में ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। केस वन में क्या है, रेजिस्टिव सर्किट, उसमें तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, तो फाइव जीरो हो जाएगा, तो फाइव जीरो होगा तो कॉस फाइव का वैल्यू वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है, ठीक है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है। अब यहाँ पे वॉटलेस करंट बोला है ना, वॉटलेस करंट मतलब क्या है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के दोनों ही केस में जो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, तो पावर जीरो होता है। मतलब ऐसा करंट इसके लिए अगर पावर जीरो हो रहा है तो वैसे करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। फिर थर्ड केस में क्या दिया हुआ है, जिसमें एलसीआर सर्किट के बारे में दिया हुआ है, एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट के लिए तो हमारे पास फाइव का वैल्यू था, टेन इनवर्स ऑफ ये, ठीक है। तो ये आपका इसमें पावर कंजम्पशन होगा, ठीक है। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या हो गया, रेजोनेंस में तो एक्सी माइनस एक्सएल तो जीरो हो गया, तो फाइव जीरो हो गया, तो कॉस फाइव वन हो गया, तो पावर क्या होगा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर जेड या आई स्क्वायर आर, क्योंकि जेड इक्वल टू आर होता है एट रेजोनेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया हमारा एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है कि हम कैपेसिटर को पहले चार्ज करते हैं, फुल चार्ज कर देते हैं, ठीक है। फिर चार्ज करने के बाद हम लोग इंडक्टर के साथ, ये इंडक्टर है, इंडक्टर के साथ लगा दें, पैरेलल लगा दें, तो क्या होगा, कैपेसिटर अपना एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी कहां जाएगा, इंडक्टर के पास जाएगा, सारा एनर्जी इंडक्टर के पास जाएगा, ठीक है। फिर इंडक्टर क्या करेगा, उस एनर्जी को वापस कैपेसिटर के पास भेजेगा, तो एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर के पास, इंडक्टर से कैपेसिटर के पास। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो वोल्टेज है वो हो गया आपका क्यू बाई सी, ठीक है। और यहां पे जो आपका वोल्टेज है वो हो गया एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो ये वोल्टेज ये दोनों तो पैरेलल में है, तो ये चीज वहां पे जा रहा है, तो मतलब क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो उसको आप लिखते हैं क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये चीज मतलब कर्चॉफ रूल में अगर समझने में प्रॉब्लम लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया है, उसको यहाँ पे क्या किया, आई जो है, आई को रिप्लेस कर दिया, आई जो है वो डी क्यू बाई डी टी है, डी क्यू बाई डी टी है, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये वाला इक्वेशन आ गया,
तो ये वाला इक्वेशन जो है, जिसे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये पढ़ा था, तो ऐसा इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट जो हो गया वो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आपका जैसे एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था, और यहाँ पे जो एलसी ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला एक ही है, तो फॉर्मूला आपको कोई एक याद करने से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका सॉल्यूशन फिर Q इज इक्वल टू, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये ले लिया। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे साइन क्यों नहीं लिया है? साइन इसलिए नहीं लिया है ना, क्योंकि t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से भी चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में तो इनिशियली चार्ज था ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारी क्वांटिटी को जीरो कर देते हैं, अगर 5 को भी जीरो कर दिया तो ये तो पूरा टर्म 1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्यू एम होगा, तो t इक्वल टू 0 में तो कैपेसिटर में फुल चार्ज था ना, इसलिए कॉस वाला इक्वेशन लिखा है। ठीक है, अच्छा, फिर वहां से चार्ज का इक्वेशन मिल गया, वहां से हम लोगों ने करंट निकाल दिया। करंट क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी उसी चीज को समझाया है कि जो पहले एनर्जी था वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ चला जाएगा? वो एनर्जी चला जाएगा आपका मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन हो गया एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन में ये चीज आपको ध्यान रखना है, इज नॉट रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब ये फॉर एवर चलता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस क्यों होता है? वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस हो सकता है, या जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो सकता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का बेसिकली काम क्या है? टू चेंज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज फ्रॉम वन टू अनदर। वन टू अनदर मतलब वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करना है। ठीक है, वोल्टेज को अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है, मतलब इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल में काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन के बारे में आता है तो लिखना पड़ेगा। इसमें कॉइल्स होते हैं इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको लपेटा हुआ है ऐसे ऐसे। यहाँ से ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, यहाँ से सेकेंडरी है, वो एक दूसरे के ऊपर लपेटा हुआ है। या ऐसा भी अरेंज हो सकता है कि यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी मतलब यहाँ पे आप प्राइमरी जो है, यहाँ पे आप इनपुट देते हैं, और जो आउट सेकेंडरी है वहां से आप आउटपुट लेते हैं। ठीक है, यहां से आउटपुट लेना है। ठीक है, तो प्राइमरी में जो टर्न्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है। प्राइमरी कॉइल्स में कितने टर्न्स है? एनपी टर्न्स है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल्स में कितने टर्न्स है? एनएस है। प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल भी बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, हो गया कि नहीं? देखिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा? आइडियल ट्रांसफॉर्मर पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इन विच प्राइमरी हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड ऑल द फ्लक्स इन द कोर लिंक्स बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और फ्लक्स लॉस नहीं होना चाहिए। प्राइमरी से सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन आ गए। आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट ना करो। ठीक है, आप चाहो तो इस जगह से स्टार्ट ना करो, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हो। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एजम्पशंस क्या क्या है? 3 एजम्पशंस हैं। ठीक है, क्या क्या एजम्पशंस है? पहला एजम्पशंस हो गया, ये दूसरा गलत पेन यूज कर दिया, सॉरी। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया? द सेम फ्लक्स लिंक्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी करंट इज स्मॉल, सेकेंडरी में करंट स्मॉल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एफिशिएंसी 100%, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होगा। तो प्राइमरी में जो पावर होगा सेकेंडरी में भी वही पावर होगा। पावर का फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज इनटू करंट। सो इसलिए ये रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से फिर हमको यहाँ से भी एक रिलेशन मिलता है वीएस और वीपी का। एक रिलेशन हम मतलब, तो VSVP इज रिलेटेड टू NSNP, VSVP इज ऑल्सो रिलेटेड टू ISIP। तो हमारे पास ये काम का रिलेशन आ गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि देखिए, वोल्टेज को अगर इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, पर वोल्टेज को अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे IP/IS है। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका एनर्जी लॉस क्या क्या हो सकता है? फ्लक्स लीकेज, रेजिस्टेंस, एडी करंट, हिस्टेरेसिस, ये आपके टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस है। हर लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फ्लक्स लीकेज को कैसे मिनिमाइज करना है, रेजिस्टेंस को कैसे मिनिमाइज करना है, मोटे मोटे वायर यूज करने हैं, एडी करंट को कैसे मिनिमाइज करते हैं, लैमिनेट करते हैं।
ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आपका एडवांटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसफॉर्मर मतलब वोल्टेज को वो हाई वोल्टेज में इंक्रीज कर देता है। जब वोल्टेज वोल्टेज आपका हाई होगा तो आपका करंट जो होगा वो लो हो जाएगा, तो जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। तो ये आई को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो इसका एनर्जी लॉस कम हो जाएगा, हीट लॉस कम होगा, ठीक है। सो दैट इज द एडवांटेज। तो वो चीज आपका इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का डिस्कशन हो गया। मगर 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 यहाँ पे आप पॉइंट्स टू पॉइंटर को भी पढ़िएगा, कुछ कुछ काम की चीजें दी हुई है। जैसे पॉइंट 2 में क्या दिया हुआ है, पावर रेटिंग ऑफ एन एलिमेंट यूज इन एसी सर्किट रिफर्स टू एवरेज पावर रेटिंग। पावर रेटिंग जो होता है वो एवरेज पावर रेटिंग होता है, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड इन एसी इंडियन सर्किट इज नेवर नेगेटिव। पावर कंज्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। बोथ ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट आर मेजर्ड इन एम्पियर्स, ठीक है। बट ये जो एम्पियर को हम लोग कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एसी में डिफाइन करने का तरीका अलग है। एसी में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस करंट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंडियन एसी सर्किट वोल्टेज को हम लोग ऐड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐड ऐसे नहीं कर सकते हैं, फेज अलग अलग होता है, इसलिए इसको वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज तो वोल्टेज हम लोग क्या होता है, वीआर और वीसी को हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये फेज में नहीं है, ठीक है। तो वो आपका पॉइंट नंबर 5 और 6 में सेम चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देयर इज नो पावर लॉस एसोसिएटेड विद प्योर कैपेसिटेंस एंड प्योर इंडक्टर, ठीक है। तो पावर लॉस कैपेसिटर और इंडक्टर में नहीं होता है, कहां होता है, रजिस्टर में होता है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द सर्किट इज टू एक्सपेंडिंग द मैक्सिमम पावर, ठीक है। पावर फैक्टर से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि सर्किट वो पावर को कितना एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 10 क्या दिया हुआ है, जनरेटर और मोटर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में दिया हुआ है कि वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वाइब्रेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्यों, क्योंकि वोल्टेज को जब इंक्रीज कर रहा है तो करंट डिक्रीज हो रहा है ना, सो द करंट इज रिड्यूस बाय द सेम प्रोपोर्शन, क्योंकि पावर इज वोल्टेज, देखो एनर्जी इंक्रीज हो रहा मतलब पावर इंक्रीज हो रहा, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इनटू करंट, बट वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए एनर्जी वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। थोड़ा मैंने कहीं किस जगह में मैंने फास्ट बोला है तो आप स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार, बट बेनिफिट होना चाहिए यार, मैंने पूरा एफर्ट लगाया है, आप भी पूरा एफर्ट लगाइए। ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय।